गुड मॉर्निंग। मैं आशा नागर गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आज एक नए टॉपिक के साथ में आई हूँ। और वो टॉपिक है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें दो शब्द आ रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, दो शब्द हैं, दोनों शब्द अलग अलग लग रहे होंगे। ये इनको देखकर ऐसा मत सोच लेना शायद मैडम से गलती हो गई इसलिए ये डाल दिया हो, भूलवश डाल दिया। नहीं, मैंने दोनों जानबूझकर सोच समझ कर डाले। क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण और भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण दोनों एक ही चीज़ें हैं। इनके दोनों कारण एक ही हैं, दोनों की पृष्ठभूमि एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। कहने का मतलब है दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का एक ही अर्थ होगा। अब यह है कि भारत में राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति हम जो भावना उत्पन्न करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और हम एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जो केवल हमारा हो, उसके अंदर सरकार हमारी हो, प्रशासन हमारा हो, हमारे द्वारा बनाया गया संविधान हो, कानून निर्माण हमारे द्वारा यानी भारतीयों के द्वारा ही किया जा रहा हो। ऐसा राष्ट्र जो चाहने की जो भावना होती है, उसको प्राप्त करने की जो तड़प होती है, उसको ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब भारत के अंतर्गत जो अंग्रेजी यहाँ रहते थे, अंग्रेज जो थे, उनसे पहले भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी। कई लाइन, ये जो लाइन है कई बार सुनने में भी आती है कि भारत सोने की चिड़िया थी। इसका मतलब यानी सोने की बनी हुई चिड़िया नहीं थी। यहाँ पर धन धान्य सोना पैसा इसकी कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर इतना पैसा था, इतनी समृद्धि थी, उत्पादन बहुत अधिक होता था सोना भी बहुत ज़्यादा था कि जो विदेशी जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर आने के लिए लालायित रहते थे। और ऐसी ही लालसा के रूप में एक अंग्रेज व्यक्ति भी इधर आया। उसने यहाँ देखा यहाँ की कंडीशन कैसी है, उसने इंग्लैंड जाकर वापस उसको बताया कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा हमारे व्यापार को बढ़ाने के मतलब वहाँ पे स्कोप है इंडिया में। तो एक यही चीज़ है, भारत की समृद्धि ही उन लोगों को, अंग्रेज़ों को यहाँ पर खींच कर ले आई थी। उसकी वजह से वो लोग यहाँ आए कि कंपनी के रूप में आए। उनको यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर अपना शासन स्थापित करने का मौका मिल गया। उसके साथ साथ उन्होंने ऐसा नहीं केवल अपना लाभ ही देखा, व्यापार भी किया, नहीं, उन्होंने यहाँ पर जनता का शोषण करना प्रारंभ कर दिया था। शोषण इतना किया, इस तरह से किया, इन किन कंडीशनों में किया कि भारत की जनता के पास में बस अब एक ही हथियार रह गया था कि इनको यहाँ से भगाना है। ये भारत हमारा है, हम इसके यहाँ पर निवासी हैं, हम यहाँ भारतवासी हैं, हम यहाँ पर रहेंगे। यहाँ की जितनी भी प्रणाली हैं, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक, हमारे अनुसार ही रहेंगी, हम उनका दमन नहीं करने देंगे। तो जो लोगों में इस तरह की भावना उत्पन्न आ जाती है उसको ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का जो अर्थ है वो दो रूपों में है, भावना के रूप में राष्ट्रवाद और विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद। भावना के रूप में का मतलब है कि राष्ट्रवाद व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करती है कि हम अपना जीवन राष्ट्र के प्रति ही समर्पित कर दें, जिससे व्यक्ति अपने खुद के हित, खुद का सुख, खुद की जो सुविधाओं को छोड़कर राष्ट्र को प्राथमिकता देने को तैयार हो जाए कि पहले देश है, देश को बचाने के लिए, देश के लिए हमें जो काम करना है पहले हम वो करेंगे, बाद में हम अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। और एक विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद क्या है? विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद है एक देश के व्यक्तियों को एक स्वतंत्र राजनीतिक प्रणाली के रूप में रहना तथा उस राष्ट्र को किसी दूसरे देश के अधीन नहीं रहने की प्रेरणा देना। इन दोनों रूपों में जो राष्ट्रवाद का अर्थ है वो यही निकल कर आता है कि हम अपने राष्ट्र को प्राथमिकता दें, उसके प्रति त्याग और बलिदान की भावना रखें और अपने देश के ऊपर किसी अन्य सत्ता का शासन नहीं करने दें। तो ये होता है राष्ट्रवाद। ठीक है, अब भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी कि ऐसी भावना जिससे हम विदेशी सत्ता को यहाँ से उखाड़ कर फेंकने को तैयार हो गए, उसके लिए आंदोलन जो है वो किए। वो जो घटना है, वो मतलब ये जो भावना है, ये किसी एक घटना का परिणाम नहीं है कि एक अंग्रेजों ने एक बार ऐसा किया तो हमारे भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई, ऐसा नहीं है। ये भारत में लंबे समय से चले आ रहे असंतोष का परिणाम थी। बहुत लंबे समय तक यहाँ पर जो अंग्रेजों ने जिस प्रकार की नीतियाँ कानून बनाए, उन्होंने जिस तरह का यहाँ पर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक शोषण किया यहाँ की जनता का, उसके बाद ही ये भावना उत्पन्न हुई, किसी एक घटना का परिणाम नहीं है। अब थोड़ी सी कहानी बता देती हूँ इसकी, फिर बाद में कारण एक एक करके हम पढ़ेंगे
कि जो 31 दिसंबर 1600 में जो अंग्रेज व्यापारी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए थे भारत के साथ में व्यापार का एकाधिकार व्यापार करने के लिए, तो वहाँ की जो महारानी है एलिजाबेथ, उसने उस कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया है। भारत के साथ व्यापार इंग्लैंड की केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और दूसरी नहीं करेगी। ठीक है। इस कंपनी ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद 1750 से भारत में राजनीति का खेल प्रारंभ कर दिया। यानी पहले तो एक व्यवसायिक कंपनी के रूप में आई, व्यवसाय करती थी, धीरे धीरे इसने राजनीति में भी अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। 1850 तक भारत में बहुत बड़े भाग पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। इतने वर्षों में कंपनी ने भारत का बहुत अधिक भीषण शोषण किया। इसी के परिणाम स्वरूप फिर धीरे धीरे चिंगारी आग में बदल गई और 1857 की क्रांति हुई, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ठीक है। उसका परिणाम क्या हुआ कि जो कंपनी का शासन है वो ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथ में ले लिया था, जिसको बोलते हैं 1858 का सत्ता हस्तांतरण और भारत के श्रेष्ठतर शासन हेतु कानून नामक अधिनियम के द्वारा भारत से कंपनी का शासन का अंत कर दिया गया। ये क्वेश्चन है, देखो किस कानून के तहत कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और किसके हाथ में वो शासन प्रदान कर दिया गया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1858 की क्रांति के बाद में भारत के अंतर्गत कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारतीय शासन को ब्रिटिश जो सम्राट है, जिस टाइम उस पर पोस्ट पर रानी थी एलिजाबेथ, के हाथों में ले लिया गया। लेकिन ऐसा करने से भी भारत के जो लोग थे, जिन भारतीयों की समस्या का, उनके कष्टों का, उनके दुखों का अंत नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन भारतीयों के हितों के अनुरूप नहीं था, क्योंकि वो विदेशी सत्ता थी, विदेश शासन था। वो यहाँ के लोगों का हित सोचने का कार्य नहीं करती थी, केवल वो अपना राजनीतिक और आर्थिक जो स्वार्थ है उनको पूर्ति करने में लगी रहती थी। उनका ध्यान यहाँ के लोगों के कष्टों को निवारण करने में नहीं था। भारतीय जनता में असंतोष और विरोध की ज्वाला ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को और अधिक बढ़ाया और राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग साफ हुआ या प्रशस्त हुआ। अब आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत में हुए थे या राष्ट्रवाद जो था, उसके उदय के क्या कारण थे। ठीक है। तो उदय के कारण हमें स्टार्टिंग से देखने पड़ेंगे। जब से अंग्रेज आए थे उससे पहले कैसी व्यवस्था थी, यहाँ पर बहुत अच्छी थी, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसको दूषित कर दिया था। ठीक है। तो सबसे पहला जो कारण आता है, जो हमारी बुक्स में भी लिखे हुए हैं, इसी से प्रारंभ होते हैं कि जो 1857 की जो क्रांति थी, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, इसने राष्ट्रवाद की भावना को अच्छे से विकसित किया तथा राष्ट्रीय आंदोलन की नींव डाली थी 1857 की क्रांति में। अंग्रेजों ने इसे प्रथम सैनिक विद्रोह की संज्ञा भी दी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं प्रथम सैनिक विद्रोह कौन सा था, किसे कहते हैं, तो 1857 की क्रांति को। हालांकि ये जो क्रांति हुई थी, भारतीयों ने जो अंग्रेजों को भगाने के लिए एक जो क्रांति की थी, ये असफल हो गई थी। इसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि भारतीयों को संगठित रूप से कोई भी आंदोलन करना उस टाइम नहीं आता था, वो नहीं कर पाए और ये असफल हो गया था। लेकिन इसमें जो अत्याचार व अमानुषिक कार्रवाई अंग्रेजों ने की, उसके विरोध स्वरूप जनता में असंतोष की ज्वाला भड़क गई। यानी इसको दमन करने के, इस क्रांति को दमन करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो अत्याचार किए थे भारतीय जनता पर। दूसरा जो कारण है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। यानी उस टाइम, जिस टाइम इस तरह का माहौल चल रहा था, उसी टाइम धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए थे। ठीक है। उन सुधार आंदोलनों ने धर्म व समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया और दूसरी ओर भारत में जो राष्ट्रीयता की भावभूमि तैयार करने में भूमिका निभाई थी। ऐसे आंदोलनों में कौन कौन से आंदोलन थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि थे। तथा प्रमुख सुधारक जिन्होंने ये सुधार किए थे, जिनके नाम से आंदोलन भी जाने जाते हैं, उनमें है राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ सेन, केशव चंद्र सेन, पीसी सरकार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, एनी बिसेंट, रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद। इन सब के बारे में, इनके आंदोलन के बारे में हमने बीए फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, सेकेंड पेपर भारतीय राजनीति विचारक में पढ़ा है। तो वहाँ पर इनको ज़्यादा यहाँ पर विस्तार समझाने की इतनी मुझे आवश्यकता नहीं लगती है। आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले इसको पढ़ा है। इन आंदोलनों ने भारत के लोगों में सामाजिक बुराइयों को दूर कर और उनका प्रभाव अपने ऊपर न पड़ के देश के प्रति सोचने की भावना को जागृत किया था। इसी के साथ इसी टाइम मुस्लिम सुधार जो आंदोलन थे,
मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन भी हुए थे। ठीक है, इनमें से अहमद बरेली का बहावी आंदोलन हुआ था, जिसने लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावना जागृत की। सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ आंदोलन का संचालन किया। सर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया। ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान यानी इसी समय हमारे जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में भारतीय विदेशी लोगों ने अनुसंधान करना प्रारंभ कर दिया था। उन अनुसंधानों में यहाँ की सभ्यता संस्कृति और साहित्य का वे इस पर गुणगान किया गया, जिसमें मैक्स मूलर, एवी कीथ, सर विलियम जोन्स, जेकेथी, कॉलबुक, रॉथ, जैकोबी, डॉक्टर भंडारकर और हरि प्रसाद शास्त्री आदि ने भारतीयों के सम्मुख भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के यूरोपियन सभ्यताओं से मतलब यहाँ के सांस्कृतिक इतिहास को यूरोपीय सभ्यताओं से हीन नहीं बताया था। यानी कि कोई भी हीनता नहीं बताएगी। इन लोगों ने जो यहाँ का सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन किया, उन्होंने लिखा कि भारतीय सभ्यता संस्कृति भी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और वो यूरोपीय सभ्यताओं से किसी भी मामले में कमतर नहीं है। इस संदर्भ में मजूमदार कहते हैं कि ये जो अनुसंधान हुए थे, ये अनुसंधान भारतीयों के हृदय में चेतना तथा जागृति उत्पन्न करने में असफल नहीं हो सकता था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके हृदय में देशभक्ति तथा राष्ट्रता की भावना भर गई थी। अगला जो कारण है, जो प्रमुख कारण है, जिसको हम एक तरह से तात्कालिक कारण भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से जनता में पहले के जो जितने भी कारण थे वो और ध्यान में रख के इन कारणों के साथ में दुगना रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपने आगे बस एक ही रास्ता दिखा उनको कि हमें इनको अंग्रेजों को यहाँ से किसी भी कंडीशन में भगाना है, चाहे मरो या चाहे करो का जो कंडीशन थी वैसी कंडीशन यहाँ पर इनके सामने उपस्थित हो गई थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन की दमनात्मक नीतियाँ। ठीक है, 1858 से जब से अंग्रेजों ने अपने हाथों में भारत की राजनीतिक सत्ता संभाली थी, यानी कि 1857 क्रांति के बाद में जो ब्रिटिश जो रानी है, वहाँ की संसद है, उसने यहाँ की हमारे देश की सत्ता को संभाल लिया था। देखो, हमारा देश शासन हो रहा था दूसरे देशों के द्वारा और उसके बाद अत्याचारों का जो सिलसिला था वो बहुत ही अधिक ज़्यादा कंडीशन में या ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया था। इससे भारतीयों के मन में इतना अधिक असंतोष और आक्रोश पैदा हुआ जो लास्ट में या अनंततः राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में फूट पड़ा। यानी गुबार था लोगों के मन में, वो एक साथ ही फूट पड़ा। अंग्रेजों के इस दमनकारी नीति में सबसे ज़्यादा जो अत्याचारी शासक माना कह सकते हैं जिसको है, जिसकी नीतियाँ बहुत ज़्यादा दमनकारी थी, वो है लॉर्ड लिटन। ये लिटन की जो दमनकारी नीतियों का एग्जाम पूछते हैं, लिटन की दमनकारी नीतियाँ कौन कौन सी थी, आपको स्क्रीन पे दिख ही रही हैं कि दिल्ली का विशाल दरबार, इंडियन सिविल सर्विस में आयु को घटाना, वर्नाकुलर्स प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, भारत का आर्थिक शोषण, ये सब तो इसी के ही समय में इसी के द्वारा ही किए गए थे। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन किस लिए किया गया था? रानी विक्टोरिया थी, 1 जनवरी 1877 को यहाँ आने वाली थी। ठीक है, उसको भारत की महारानी घोषित करने के लिए, यानी कि विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित करना था। ठीक है, इसमें पानी की तरह पैसा बहाया गया और ऐसे ही टाइम में भारत के अंदर बहुत बुरी कंडीशन थी, दक्षिण में अकाल पड़ा हुआ था। तो भारतीयों को मन में विचार पैदा हुए, यानी कि अंग्रेजों ने जो भी कार्य किए उनसे नुकसान और फायदे दोनों हुए भारत को। अच्छी बात क्या हुई कि अंग्रेजों के प्रति आवाज़ उठाना की भावना का उनका कि अब हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम तो यहाँ भूखे मर रहे हैं, अकाल से प्यासे मर रहे हैं और ये लोग पानी की तरह पैसे को बहा रहे हैं। और दूसरा, वो उन्होंने क्या सीखा इस दरबार से, ठीक है, कि जब राजा की शान में हम इतने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं तो क्या अत्याचारी शासक का यहाँ पर अंत करने के लिए हम भारतीय इतना इकट्ठे नहीं हो सकते? तो ऐसी भावना उनके मन में उत्पन्न हुई और उनको एक रास्ता दिखा कि मतलब कारण तो दमनात्मक है लेकिन हमें उसमें एक रोशनी मिली, एक उम्मीद की किरण मिली कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा था कि जो यहाँ के उस समय ICS की जो एग्ज़ाम होते थे इंडियन सिविल सर्विस की, उसमें 21 वर्ष के जो व्यक्ति को प्रवेश दिया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको जानबूझकर घटा के 19 वर्ष कर दिया। अब हमारे भारत में 19 वर्ष का कोई भी व्यक्ति अपनी पढ़ाई पूरी करके इसकी जो योग्यता है उस तक नहीं पहुंच पाता था। ठीक है,
अंग्रेज़ों का उद्देश्य तो ये था कि भारतीय इस परीक्षा से वंचित रहें, लेकिन जिसका भारतीयों ने विरोध भी किया था और इसने भारत में एकता को बल दिया, क्योंकि जो पढ़े लिखे वर्ग था और जो इस परीक्षा में जाना चाहता था उनमें रोष उत्पन्न हो गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये छोटे छोटे से एक्ट हैं जिनको एग्जाम में अलग से पूछते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? ये 1878 में लिटन ने पारित किया था। इसमें क्या था कि भारतीय जो समाचार पत्र हैं उन पर रोक लगा दी गई थी, प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका विरोध किया, परिणाम स्वरूप लॉर्ड रिपन, देखो एक ऊपर लिटन ने इसको समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया, उसके लिए लॉर्ड रिपन ने इसे वापस ले लिया। इससे भारतीयों में क्या भावना का विकास हुआ कि यदि उचित राष्ट्रीय मांग करें तो बड़े से बड़े शासकों को झुकना पड़ता है। यानी रिपन ने उसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस ले लिया, यानी कि जो अत्याचारी शासक था लिटन, वो भी उसके सामने झुक गया था। तो ये चीज़ यहाँ से हमने अच्छी सीखी कि अगर हमारे राष्ट्र के लिए हम अच्छी मांगे करें, उचित मांगे, राष्ट्रीय मांगे सामने आए तो बड़े बड़े शासक भी उनके आगे झुक जाते हैं, उनको झुकना पड़ता है। ठीक है। आर्म्स एक्ट 1878 में भारत शस्त्र अधिनियम लागू किया था लिटन ने। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों को निहत्ता करना, यानी भारतीयों के पास में कोई हथियार नहीं होगा, यानी भारतीय बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते और नहीं उनका व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए आर्म्स एक्ट पारित किया था लिटन ने कि कोई भी बिना लाइसेंस के हथियार नहीं खरीद सकता, नहीं उनका व्यापार कर सकता है। इसी समय अफगान में युद्ध हो गया था। ठीक है। लिटन ने साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए अफगान पर आक्रमण किया, जिससे भारत को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ था। तो जब हमको नुकसान होता है तो हमें हमारा गुस्सा और बढ़ता है, हमारा आक्रोश और बढ़ता है। तो इसने भी आग में घी डालने जैसा ही काम किया था। और भारत का आर्थिक शोषण तो इसने बहुत ज़्यादा किया था। अंग्रेजों के व्यापारिक हितों को पूरा करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए लिटन ने क्या किया? विदेशी जो सूती कपड़े हैं, विदेश से सूती कपड़े जो बनकर आते थे उन पर आयात कर हटा दिया था, यानी कि वो यहाँ आएंगे तो कोई टैक्स यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इसका परिणाम क्या हुआ? जो हमारे उद्योग थे उनके बने हुए कपड़े ज़्यादा महंगे थे, पब्लिक उनको नहीं खरीद पाती थी। तो भारत के जो कुटीर उद्योग थे उन पर, उद्योगों पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इन सब दमनकारी नीतियों से भारत में जो असंतोष की लहर पैदा हुई, उसने राष्ट्रवाद की भावना को पूरे जोर के साथ में विकसित किया था। ठीक है। अब आता है यातायात और संचार के साधनों का विकास। देखो, यातायात और संचार के साधनों का विकास अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए किया, लेकिन उससे हमें भी क्या लाभ हुआ, हमें भी क्या उससे अच्छी चीज़ें मिली, वो हमें इसमें दोनों में लिखनी कि अंग्रेजों ने खुद के लाभ के लिए इन चीज़ों को किया, जिससे कि वहाँ से सैनिक और व्यापारिक हित की सामग्री आसानी से ली जा सके और ले जाई जा सके। ठीक है। भारतीयों को क्या लाभ हुआ कि इससे भारतीय संचार के जो साधन वो उनसे और यातायात के साधनों से एक दूसरे के नज़दीक आने लग गए। अपनी बात को पहुंचाने के लिए विचारों का आदान प्रदान आसानी से होगा। जो छुआछूत की भावना बिना यातायात के साधनों के ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, वो समाप्त होने लगी थी। लोग बाग एक दूसरे से मिलने लग गए, एक दूसरे को समझने लग गए थे। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता पूरे भारत में आसानी से जनता में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार कर सकते थे, उनका प्रचार करने में तेजी भी आई थी। ठीक है। इसी जो यातायात के साधनों, संचार के साधनों के महत्व पर गुरु मुख निहाल सिंह ने कहा था कि आवागमन के साधनों ने विशाल देश को एकता के सूत्र में गूंथकर भौगोलिक एकता को सुदृढ़ता प्रदान की है। यानी कि इससे भौगोलिक एकता और लोगों के मनों के जो बीच दूरियां थी वो और एक दूसरे संपर्क नहीं कर पाने के कारण जो हमारी बात को हम नहीं पहुंचा पाते थे, उन सबका इससे समाधान हो गया था। ठीक है। अगला है पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति। देखो, अंग्रेजों ने हमेशा यहाँ पर कूटनीति खेली, हमेशा यहाँ पर फूट डालो राजनीति करने की जो है उनकी पॉलिसी रही थी। उन्होंने यहाँ पर क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ कर दिया। ठीक है। और उसका उद्देश्य उनके पीछे क्या था कि भारत में ऐसे लोग पैदा करना चाहते थे वो जो शरीर से तो भारतीय हों, खून से भारतीय हों, यानी फिजिकली भारतीय हों, लेकिन मन, बुद्धि, दिमाग, सोच से वो अंग्रेज या अंग्रेजी शिक्षा वाले हों। ऐसे ही यहाँ पर एक वर्ग पैदा करना चाहते थे। ठीक है। उन्होंने ऐसा किया भी। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? जिससे उनको कम पैसों में
अच्छे व्यक्ति अपने कार्यों करने के लिए प्राप्त हो जाएं, ठीक है। लेकिन इससे केवल अंग्रेजों को लाभ नहीं हुआ, इस शिक्षा से और उनकी जो अंग्रेजी संस्कृति से भारतीयों को भी लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पे आई तो वो अंग्रेजी साहित्य पढ़ने लगे, अंग्रेजी समझने लगे, ये लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उनको समझने लगे। इनका अंग्रेजी शिक्षा के लिए लोग जब वहाँ जाते थे विदेश में या इंग्लैंड में, वहाँ पर वहाँ के जो लेखक हैं, वहाँ के जो राजनीतिक विचारक हैं, उनका साहित्य उनका विचार पढ़ा, जैसे कि लॉक, बेंथम, मिल, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, स्पेंसर के विचार पढ़े। उनको पढ़कर उनमें स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और स्वराज की भावना का संचार हुआ। भारतीय स्वतंत्रता व अधिकारों की प्राप्ति को, इससे क्या हुआ भारत में कि हम भी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, हम भी अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं, इसके लिए तड़पने लगे। एक भाषा के प्रचलन में सभी लोग आसानी से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, वैज्ञानिक महत्व के प्रश्नों पर विचार विमर्श करने लग गए थे, ठीक है। तो ये सब जो कारण हैं वो हम आगे भी अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।